स्टूडेंट्स देख दुर्गेश, हम लोग पहले वाले भाग में हमने संविधान का निर्माण को पढ़ा था। ठीक है, कि संविधान आखिर बना कैसे था, इसके पूरे क्रियाविधि, इसके पूरे इतिहास को देखे थे हम लोग। ठीक है, और आज हम जो चालू करने वाले हैं, एक चीज समझना, आज का जो लेक्चर है वो है संविधान के अनुसूची का। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जिस दिन जब संविधान बना था ना, 26 नवंबर 1949 को, इस दिन क्या हुआ था, संविधान बन के रेडी हुआ था। ठीक है, और लागू कब किया गया था इसको, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान को लागू किया गया था ना, उस दिन जो ये अनुसूची है, इसको भी संविधान के मूल भाग में रहा होगा ये। ठीक है, तो जिस दिन मूल भाग को लागू किया जा रहा था, उस दिन अनुसूचियों की जो संख्या थी वो थी 8। कितनी थी, 8 थी। ठीक है, वर्तमान में यही 8 बढ़ के अब हो चुकी है कितना, 12। तो क्वेश्चन 2 टाइप का पूछेगा, पहले तो यही जानो अनुसूची क्या होता है, देखेंगे। पहले ये जानो कि अनुसूची की संख्या कितनी थी मूल संविधान में, तो 8 थी। वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 12 है। तो बात यह है कि ये जो अनुसूची है ये है क्या, संविधान का तो पार्ट है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि अनुसूची 2 शब्दों से बना हुआ है, एक अनुसूची अनु और दूसरा क्या है, सूची। यहां अनु का मतलब है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद से संबंधित जो उसका सहायता करने की जो सूचियां है ना, उसको एक जगह क्रमबद्ध कर दिया गया है। अनुसूची में बहुत सारे, अनुच्छेदों में बहुत सारे बात की गई है ना, उन सारे बातों को सूचीबद्ध करके एक जगह रखा गया है। ठीक है, यही है क्या, अनुसूची, और यही हमारा पहला टॉपिक होगा। पूछेगा क्या, अनुसूची क्या है। ठीक है, तो उसका परिभाषा आपके सामने में है, आराम से इसका पूरा स्लाइड आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। अभी से समझते जाना। देखो, संविधान के ये मूल जितने भी मुख्य अनुच्छेद है, ठीक है, उसको सहारा देने के लिए एक सूची और उसको पूरा क्या कर दिया गया, विस्तृत विवरण कर दिया गया है। जितने भी अनुच्छेद है उसके सूचियों को, जो अलग से सूची है, जैसे मान लेते हैं बात ये तो किया गया है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन राज्य कौन कौन से होंगे उसका नाम है ना कुछ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वैसे ही सारे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी, उसको सूचीबद्ध करने का काम कौन करता है, तो अनुसूची करता है। ठीक, पहले बात तो ये समझो अनुच्छेद है क्या और अनुसूची क्या है। अनुच्छेद में बातों को रखा गया है और उसके इंपॉर्टेंट सूचियों को किसमें शामिल किया गया है, तो अनुसूचियों में। ठीक, तो यह परिभाषा को समझ में आएगा। अब इसका विकास, तो यही बात है, मूल संविधान में केवल कितने थे, 8 थे। वर्तमान में कितने हो गए इसकी संख्या, 12। मतलब कितने जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं। कब कब जुड़े हैं देखेंगे। ठीक है, सारे नामों को याद करेंगे। अब बात यह है कि जो अनुसूची है उसके नाम क्या क्या है, यह 12 अनुसूची कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो पहले याद कर लेते हैं, फिर उसके डिटेल एनालाइज करेंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे साथ साथ। देखो, सबसे पहले याद रखिएगा अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 1 में यही बताया गया है कि जितने भी भारत में, समझिएगा बात, इंडिया का नाम कहां लिखा है, तो इंडिया का नाम लिखा है अनुसूची नंबर 1 कि इस क्षेत्र का नाम क्या होगा, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, लेकिन उसमें जो राज्यों के नाम है और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम है उसको लिखा गया है इसमें। तो यही आपका अनुसूची नंबर 1 बनेगा कि राज्य व केंद्र शासित, जिसको यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी क्या होता है इसको देखेंगे आगे वाले क्लास में, लेकिन इसको अभी इतना जानिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व विवरण किसमें बताया गया है, तो याद रखिएगा अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है। ठीक, मतलब इसको सिंपल इतने याद रखना, किसके नाम है इसमें, केंद्र के, राज्य के और केंद्र शासित सूचित, जितने भी केंद्र सूचित जो प्रदेश है उसके नाम। अब अनुसूची नंबर 2 को पकड़ के रखिए। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 में यह बताया गया है कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, उसके वेतनों की चर्चा की गई है। और कौन कौन से पदाधिकारी, उसका लिस्टिंग इसमें किया गया है, उसको याद करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन, भत्ते और पेंशन, इवन उसके छुट्टियों के भी नियमों की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची नंबर 2 में की गई है। सिंपल पूछेगा, अनुसूची 1 में क्या लिखा है, तो नाम। अनुसूची 2 में क्या लिखा है, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और छुट्टी के नियम बताया गया कि कैसे कैसे उनको मिलेगा। अनुसूची नंबर 3, जो ये पदाधिकारी हैं
जो भी पदाधिकारी इसमें दिया गया है, या इसके अलावा भी बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं, उनका शपथ। ठीक है, अब सिंपल समझो, वेतन जब हम दे रहे हैं तो शपथ भी तो लेंगे कि भैया वेतन देंगे, उसके एवज में क्या करना है, तुमको काम भी करना है। तो सिंपल से ही बताया गया है, क्या, शपथ एवं प्रतिज्ञान, ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान किसके बारे में चर्चा की गई है, तो शपथों की बात है। अब शपथ किसके होंगे उसको देख लेंगे डिटेल में। यह है आपका अनुसूची 3। तो शुरू के 3 को मेजर याद करना, पहले में है नाम, दूसरे में है वेतन, तीसरे में क्या है, शपथ। ठीक, जैसे ये पूरा होगा आगे याद रखिएगा 4, 5, 6 को एक साथ, या 4 को अलग से पहले याद कर लो। अनुसूची नंबर 4, शेड्यूल 4, इसमें यह बताया गया है कि जितने भी, देखो 2 प्रकार के सदन होते हैं भारत में। ठीक, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक, 2 प्रकार के। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। जो निम्न और उच्च को बोलने का जो आधार है वो है एज का क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों का मिनिमम। अगर मान लेते हैं आपकी उम्र 25 साल हो जाती है तो आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हो, लेकिन आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। राज्यसभा के सदस्य बनने की जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है ना, वो है 30 वर्ष। ठीक है, उसी के आधार पर बताया गया है कि ये क्या है, लोक निम्न सदन है और वो क्या है, उच्च सदन। ठीक, भाग 4 में यह बताया गया है कि उच्च सदन में, या इसी को क्या बोलेंगे, तो राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में जो सीट होंगे उसके आवंटन की बात की गई है कि देश में जितने भी राज्य हैं उसमें कितने राज्यों को कितना सीट राज्यसभा में भेजने को मौका दिया जाएगा। ठीक है, और उस भेजने का जो आधार है वो क्या रहेगा, किसके पास में कितना सीट है, उस सब की चर्चा अनुसूची नंबर 4 में की गई है। ठीक है, तो अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 को एक साथ याद रखिएगा। दोनों ही बात करता है एसटी क्षेत्र की। देश में ना 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रकार के होते हैं लेकिन मान लो 3 प्रकार का। एक होता है सामान्य क्षेत्र, ठीक है, और एक होता है यूटी क्षेत्र, ठीक है, केंद्र शासित। इन्हीं दोनों के अंदर में कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां जनजाति वर्ग होते हैं। ठीक है, जनजाति वर्ग, इनको राजनीति और ये सब चीज से बहुत दूर है। इन लोग, इनको बोलते है ना, ये क्या है, इनको ज्यादा चीज से मतलब नहीं, इनको अपने लोक संस्कृति, कला, इन्हीं से ज्यादा प्रेम रहता है। ठीक है, तो इनका ख्याल रखने के लिए जहां ये लोग रहते हैं ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है एसटी क्षेत्र। ठीक है, एक होता है सामान्य, एक होता है यूटीज और एक क्या है, एसटी क्षेत्र। अब बात यह है कि अनुसूची नंबर 5 और 6 में इन्हीं एसटी क्षेत्रों का ख्याल रखने की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, एसटी क्षेत्र में प्रशासन कैसे होगा यह बताया गया अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 6 में। इन दोनों को एक साथ याद रखना। ठीक है, अब बात यह है कि दो एक ही में तो हो जाना था, लेकिन दोनों को अलग अलग वैल्यू क्यों दिया गया है, 2 अनुसूची क्यों बनाया गया है, तो यह बताया गया है अनुसूची 5 में संपूर्ण भारत के जितने भी एसटी क्षेत्र हैं, संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्र पे प्रशासन कैसे होगा यह बताया गया है अनुसूची नंबर 5 में। 4 राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में जितने भी एसटी क्षेत्र हैं सब पे प्रशासन कैसे होगा यह बात बताया गया अनुसूची नंबर 5 में, केवल 4 राज्यों को छोड़कर। वो 4 राज्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा AMTM, इनको अपवाद के रूप में रखा गया है कि इस क्षेत्रों पे प्रशासन कैसे होगा, उसकी बात हम अनुसूची नंबर 6 में करेंगे। अब वो AMTM क्या है, तो याद रखिएगा A फॉर असम, ठीक, M फॉर मेघालय, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तो रीजन टाइप का चल रहा है। तो A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर याद रखिएगा मिजोरम। ठीक, मिजोरम। ये 4 राज्य पे प्रशासन की बात किसमें किया गया है, तो अनुसूची नंबर 6 में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूची 5 में क्या है, संपूर्ण राज्यों के या संपूर्ण भारत के एसटी क्षेत्रों पे प्रशासन किसको छोड़कर, 4 राज्यों को छोड़कर, AMTM को छोड़कर। अब वो AMTM पे प्रशासन कैसे होगा, तो यह बात किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 6 में। A फॉर असम, M फॉर मेघालय,
T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मिजोरम। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 में यह बताया गया है, ठीक है, कि स से सूची, ऐसे याद रखना, सूची विभाजन। अनुसूची नंबर 7 में क्या बताया गया है? तो सूची विभाजन, स से सूची। ठीक है, सूची विभाजन मतलब क्या है? यहां पर 3 प्रकार के सूची को बात की गई है। एक है केंद्रीय सूची, एक है राज्य सूची, क्या होता है देख लेंगे, अभी फिलहाल याद रखिएगा, और एक है समवर्ती सूची। इसका मतलब सूची कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये किसमें बात की गई है? अनुसूची नंबर 7 में। ठीक, डिटेल एनालाइज करेंगे इसमें, अभी फिलहाल याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 8 में यह बताया गया है कि ये जो सूची है वो किस भाषा में लिखा है। ठीक है, तो यहीं से याद रखिएगा, अनुसूची नंबर 8 में है भाषा। ठीक है, कि पूरे राज्य में कितने सारे भाषा, मतलब पूरे देश में कितने सारे भाषा होते हैं, इसकी चर्चा की गई है अनुसूची नंबर 8 में। तो ये था आपका मूल अनुसूची। ठीक है, अनुसूची नंबर 1 में केंद्र के नाम और राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और राज्य के नाम। अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है उनके वेतन कैसे होगा, वेतन कैसे होगा। अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है शपथ की बात। 4 राज्य के मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 और 6 में क्या बताया गया है? एसटी क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक, 5 में संपूर्ण भारत में एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, किसको छोड़कर? 4 राज्यों को छोड़कर, AMTM को छोड़कर। और वो AMTM की बात किसमें की गई है? तो अनुसूची नंबर 6 में की गई है। A फॉर असम, M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम। ये हो गया टोटल 6। 7 में बताया गया है सूची विभाजन, स से सूची विभाजन, और इस पूरे सूचियों का किस भाषा में लिखा गया, यह बात किसमें की गई है? तो अनुसूची नंबर 8 में। ठीक है, तो यह था आपका मूल संविधान के हिस्से। अब बात यह है कि जो 4 नए जुड़े थे, मतलब 4 जो संशोधन होके जुड़े थे, वो कौन कौन से हैं? देखो, अब बात यह है कि कभी भी ना कोई भी संविधान में नया चीज जोड़ा जाता है, यह हटाया जाता है, तो उसके लिए क्या की जरूरत पड़ती है? तो संशोधन की। संशोधन मतलब सिंपल सा होता है अमेंडमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं अमेंडमेंट। जब भी संविधान में कोई चीज को नया जोड़ा जाता है या हटाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। अब चूंकि मूल संविधान में 8 थे, अब 4 नए जुड़े हैं, तो 4 जो नए जुड़े हैं, अनुसूची नंबर 9, 10, 11 और ये 12, कभी ना कभी तो जुड़े होंगे, है ना? तो ये जो जुड़े हैं, इसको याद रखिएगा, पहला वाला को 1951 में, ठीक, 1951 में। दूसरा वाला जो जुड़ा था 10 है, ध्यान रखिएगा, 1985 में। अगला वाला क्या था? 1985। 11 और 12 ध्यान रखिएगा, 1992। 4 नया अनुसूची और 4 सन। पहला सन 1951, दूसरा 1985, तीसरा और चौथा 1992। ठीक है, पहले सन याद करो। अब संशोधन ना हर क्रम वाइज होता है। पहला संविधान संशोधन कभी ना कभी हुआ होगा, दूसरी बार कभी ना कभी संशोधन हुआ होगा, तो वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में ये कौन कौन सा संशोधन के तहत जुड़ा है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है। ठीक, तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि जो 9वां अनुसूची है, ये भारत का पहला संविधान संशोधन था, और ये कब हुआ है? तो 1951 में। इसी को बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, या प्रथम संविधान संशोधन। 1951 के तहत क्या जुड़ा था? तो जुड़ा क्या था? तो अनुसूची नंबर 9 जुड़ा था। अब क्या लिखा है पढ़ लेंगे, लेकिन पहले तो ये याद होना चाहिए ना कि पहला संविधान संशोधन के तहत में अनुसूची नंबर 9 जुड़ा था। ठीक है, बात यह है कि जो 10वां अनुसूची है कब जुड़ा था? तो ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत कौन सा भाग जुड़ा है? तो अनुसूची नंबर 10 जुड़ा है। ठीक है, सेम चीज 1992 के तहत जो 11वां अनुसूची जुड़ा था, वो था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, और ये था 74वां संविधान संशोधन। तो 73 और 74 एक साथ याद रखना। 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या? 1992 11वां अनुसूची, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत में अनुसूची नंबर 12 को जोड़ा गया था। ठीक, इतना पॉइंट याद रहेगा। ठीक, 4 अनुसूची कब कब?
1951, 1985, 1992, 1992। अगर संशोधन की बात की जाए तो पहला संविधान संशोधन, 52वां, 73वां और 74वां। ठीक, याद होगा इतना। अब क्या लिखा है तो इसमें याद रखिएगा, अनुसूची नंबर 9 में लिखा था भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम, ठीक, एक नया एक्ट बनाया गया था जिसका नाम क्या है, भूमि सुधार अधिनियम। 10 में बताया गया है दल बदल अधिनियम। अभी क्या दल बदल अधिनियम है देख लेंगे तो, लेकिन यह बात याद रखना, अनुसूची नंबर 10 में क्या है, दल बदल अधिनियम। अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, ठीक है, इससे पूरा भारत का स्वरूप बदल देगा। ये वही है। 11वां में बताया गया है पंचायती राज की स्थापना, ठीक है, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें क्या बात की गई है, पंचायती राज। पंचायती राज मतलब समझ गए, कौन सा वाला, कौन सा प्रशासन, गांव के स्तर पर। गांव के स्तर पर प्रशासन की बात किसमें की गई है, पंचायती राज के दौरान। पंचायती राज के तहत कौन सा अनुसूची जोड़ के, 11वीं अनुसूची में, ठीक है, यह बात बताई गई है। 12वां अनुसूची के तहत में बताया गया है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय, ठीक, तो 11 और 12 दो क्या है, प्रशासन की बात करता है। 11वां में पंचायत और 12वां में नगरीय निकाय। नगरीय निकाय का मतलब सिंपल है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब। और पंचायती राज के तहत में पंचायत, उसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सब आते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इस अनुसूची में क्या लिखा है, तो अनुसूची में बताया गया है कि पंचायती राज के तहत, पंचायती राज अधिनियम में के तहत जो स्थापना की जाएगी उसके पास में 29 विषयों पर खुद का कानून बनाने की शक्ति रहेगा। 29 अलग अलग विषयों पे पंचायत किसी से बिना पूछे कानून बना सकता है, नियम बना सकता है, ठीक। क्या क्या होता है देख लेंगे, लेकिन फिलहाल 29 विषय से संबंधित पंचायत के पास जो कानून की शक्ति है वो कौन सा भाग में लिखा है, तो अनुसूची 11 में बताया गया है। और उसको किस कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। सेम चीज, नगरीय निकाय के पास कोई ना कोई शक्ति होगा, उसकी संख्या है 18, ठीक। इन दोनों को याद रखना, अभी डील करेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके टोटल कितने, 12 अनुसूची। एक बार दिखा देता हूं मैं, ये ठीक, ये है आपका अनुसूची की संख्या, अनुसूचियों की संख्या, मुख्य विषय क्या क्या है, संशोधन कब कब हुए हैं और उसमें कीवर्ड क्या क्या है, ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन के तहत में राज्य और यूटीज के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, उसके नाम को, तो अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और कितने अनुसूची हैं, तो सॉरी कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। दूसरा वेतन एवं भत्ते किसके किसके बारे में, जिसमें ये कुछ है, इसके अलावा भी बहुत है, मतलब कुल पदाधिकारियों की शपथ भी पदाधिकारियों की जाएगी। इसमें ना राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो किसमें शामिल किया गया है देख लेंगे, लेकिन शपथ और बाकी लोगों का शपथ इसी में बताया गया है, ठीक। अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन। अनुसूची नंबर 5 अनुसूचित मतलब ये एसटी क्षेत्र, और ये क्या है, पूर्वोत्तर के 4 राज्य AM TM, इसमें बताया गया है। तो अनुसूची नंबर 6 में 7 से सूची विभाजन, या इसको शक्ति का विभाजन भी बोलते हैं। 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12वां में नगरीय निकाय, ठीक। पहला संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां, 1951, 1985, 1992, 1992। विषय है तो 29 विषय और ये 18 विषय, इन्हीं पे चर्चा किया गया है। चलो अब एक एक को डिटेल करें। ये देखिए, बात यह है कि अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, तो अनुसूची 1 में यह बताया गया है कि जितने भी राज्य होंगे उसका नाम क्या है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, मतलब नाम, सीमा और उसकी भौगोलिक स्थिति, ठीक। इन तीनों पे चर्चा क्या कहां की गई है, तो अनुसूची नंबर 1 में की गई है, ठीक है। ये वही बात बताया गया है कि जो 28 राज्य हैं उसके जितने भी भौगोलिक हैं, अब भौगोलिक मतलब लोकेशन कहां से कहां तक है, ठीक। उसके नाम तो होगा ही कुछ ना कुछ नाम, कि संबंधित राज्य की सीमा कितनी दूर तक है, तो मान लेते हैं राजस्थान,
ठीक है, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ को, ये छत्तीसगढ़ हमारा अपना है। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है ये बात बताया गया है, इसका नाम क्या है ये बताया गया है, और यहाँ पर एक और लिखा है राजनीतिक सीमाएं। राजनीतिक सीमाएं मतलब ये है कि यहाँ पर राज्यसभा की सीट कितने होंगे, लोकसभा की सीट कितने होंगे, या विधानसभा की सीट कितने होंगे, इन सबों की बात किसमें किया गया है, तो अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये होना चाहिए कि वो 28 राज्य के नाम क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो अगले क्लास में बता देंगे, लेकिन आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, 28 राज्य के नाम क्या है, और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों के आवंटन, राज्यसभा सीटों के आवंटन, और विधानसभा कितने कितने हैं, बताओ दुर्गेश कितने कितने हैं। विधानसभा के 90, लोकसभा के 11 और राज्यसभा के 5। ठीक है, तो इन सब की चर्चा किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 1 में की गई है। ऐसे ही 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम क्या है, और वहां अगर विधानसभा है, लोकसभा है, तो उसकी संख्या कितनी है, राज्यसभा कितनी है, इन सब की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची नंबर 1 में की गई। ठीक है, अब ध्यान रखना 28 और 8 है, क्या कभी 29 नहीं हो सकती है, हो सकती है, 30 भी हो सकती है, या 27 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी परिवर्तन होगा वो इसके तहत नहीं होगा। ध्यान रखना, राज्यों की संख्या बढ़ना है या घटना है, ये होगा अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद में मतलब आर्टिकल में होता है। भाग 1 में अनुच्छेद नंबर 1 से लेके 4 तक में प्रावधान बताया गया है कि कोई भी नया राज्य बन सकता है, ठीक है, या 2 राज्यों को आपस में मिलाया जा सकता है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। करेगा कौन, तो सांसद करेगा। सांसद मतलब संसद, पार्लियामेंट, संसद करेगा। परिवर्तन वहां होगा, जैसे परिवर्तन होगा उसको अपडेट कहां किया जाएगा, अनुसूची नंबर 1 में किया जाएगा, कि अब इसकी संख्या बढ़ के 29 हो चुकी है, या इस राज्य की नाम अब बदल चुकी है। जैसे अभी हाल ही में केरल का नाम बदल के क्या किया गया है, केरलम किया गया है। इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेपर में सीधा पूछेगा। ध्यान रखना, ये फॉरेस्ट वाला वन रक्षक वाले क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ क्या है, ये असिस्टेंट टीचर को जो 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर है ना, वहां भी सीधा कवर करेगा ये। तो केरल का नाम केरलम हुआ है, तो ये हुआ किसके तहत है, भाग 1 के तहत, लेकिन उसको अपडेट किस में किया गया होगा, अनुसूची नंबर 1 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, यही बोला गया है। संबंधित अनुच्छेद 1 से 4 तक में बताया गया है कि नए राज्यों के निर्माण जैसे किया जाएगा तो क्या होगा, इस सूची में परिवर्तन तुरंत हो जाएगा। ठीक, तो अनुसूची नंबर 1 क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची नंबर 2, वेतन एवं भत्ते। इसको ना मैं थोड़ा सा अच्छा से बताता हूं आपको। इसको मैं थोड़ा सा डील करता हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन करना। अनुसूची नंबर 2 में बताया गया है वेतन एवं भत्ते का। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस अनुसूची 2 को ना 5 भागों में बांटा गया है। पहले तो इसको याद रखिएगा, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो अनुसूची नंबर 2 को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक, भाग ए, बी, सी, डी और ई, इन 5 आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा गया है, तो वेतन एवं भत्ते कितने भागों में बांटा गया है, तो 5। पहला भाग में बताया गया है क्या, किसके किसके वेतनों की बात की गई है। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 2 के भाग 1 में कौन कौन अधिकारियों के नाम है, तो ध्यान रखिएगा, यह बात किया गया है आपका राष्ट्रपति व राज्यपाल की। राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित वेतन या पेंशन की चर्चा किसमें की गई है, तो अनुसूची नंबर 2 के भाग 1 में की गई है। ठीक है, अनुसूची नंबर 2 वर्तमान में समाप्त कर दी गई है, इससे संबंधित अब कोई नहीं है। पहले क्या थे, तो मूल संविधान में ना यहां पर रियासत जितने भी थे हमारे पास, उनके राजा महाराजा के नाम थे, रियासत के राजा के नाम थे। लेकिन वर्तमान में कोई रियासत नहीं है, तो कोई राजा भी नहीं है, तो ये चर्चा तो ये भाग का कोई मतलब है क्या, नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। तो वर्तमान में भाग 2 का यूज नहीं है, या उसकी चर्चा उल्लेख नहीं किया गया है, या समाप्त कर दिया गया संविधान से। ठीक,
अब बात यह है कि अनुसूची नंबर 2 के भाग सी में क्या बताया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें बताया गया है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये पहला पॉइंट बताया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। ठीक है, ऐसे ही राज्यसभा में 2 लोग होंगे, एक होंगे सभापति और एक होंगे उपसभापति। इनके भी वेतन की बात इसमें किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और याद रखिएगा, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद भी होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी कभी वेतन किसमें रखा गया है, तो अनुसूची नंबर 2 के भाग सी में रखा गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 4 में जितने भी न्यायाधीश होते हैं इसको शामिल किया गया है। अनुसूची नंबर 4 में किसको? न्यायाधीश को। अब न्यायाधीश कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सबों के वेतन, पेंशन के बाद, पेंशन के अलावा उनके बीच बीच में जो छुट्टी होते हैं, ठीक है, उन सारे के नियम कानून क्या क्या है उस सब के बारे में वहां बताई गई है। ठीक है, और लास्ट है, इसमें एक अधिकारी का नाम रखना, वो है सीएजी। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वही है जो सभी के, पूरे भारत सरकार के पूरा लेखा जोखा को अपने पास रखता है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखापाल, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका वेतन की चर्चा कहां की गई है? तो अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको सिंपल पूछेगा, राष्ट्रपति संबंधित वेतन की चर्चा किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में। ठीक, तो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष, विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, न्यायाधीश और क्या, सीएजी, इन सभी के वेतन, भत्ते, पेंशन या छुट्टी, सारे नियमों कानून की बात कहां की गई है? तो अनुसूची नंबर 2। याद रहेगा, लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिस्ट से क्वेश्चन को उठाएगा। ठीक है, तो ये था आपका भाग 2, सॉरी अनुसूची नंबर 2। अब हम लोग प्रवेश करेंगे किसमें? अनुसूची नंबर 3 में। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 में क्या बताया गया है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है किसके बारे में? सारे पदाधिकारी के शपथ। ठीक, शपथ का। अब कौन कौन वो अधिकारी हैं? पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही उठाएगा, कौन कौन वो अधिकारी हैं? तो ध्यान रखना, वो अधिकारियों की सूची में सबसे पहले याद रखिएगा मंत्री का, केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय और राज्य मंत्री। केंद्रीय मंत्री के अंतर्गत आएंगे 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री, और एक होता है राज्य मंत्री। इसके अंदर भी एक राज्य मंत्री शब्द होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। और यहां पर जो मैं राज्य मंत्री लिखा हूं, इसका मतलब यह है कि हर एक राज्य के खुद के भी अपनी अपनी सरकार होते हैं, मुख्यमंत्री। जैसे यहां पर होते हैं प्रधानमंत्री, तो यहां पर कौन होंगे? मुख्यमंत्री। दोनों को भले एक टाइप का दिख रहा है, इसको ऐसे कर लो, राज्य की मंत्रिमंडल, केंद्र की मंत्रिमंडल और राज्य की मंत्रिमंडल। ठीक है, इसके तहत में कैबिनेट मिनिस्ट्री और राज्य मंत्री आएंगे, और इसके तहत भी कौन आएंगे? उस राज्य के कैबिनेट मिनिस्ट्री आएंगे, इसमें कैबिनेट मंत्री। इनका शपथ किसमें बताया गया है? अनुसूची नंबर 3 में बताया गया है। ठीक, ये वाला मंत्री। ठीक, खत्म, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यदि आप सांसद बनेंगे, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सांसद बनना चाहता है या विधायक बनना चाहता है, एमएलए बोलते हैं जिसको, सांसद को बोलते हैं एमपी। ठीक है, यदि कोई भी उम्मीदवार, कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है या संबंधित राज्य के कोई भी राज्य के विधायक बनना चाहता है, तो उसको ना 2 बार शपथ लेना पड़ेगा। एक बार जब वो फॉर्म भरेगा, उम्मीदवारी जब दर्ज करेगा, उसी समय एक शपथ लेना पड़ता है।
मतलब यदि कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो भी उसको शपथ लेना पड़ेगा, और ये शपथ की बात किसमें की गई है? तो अनुसूची नंबर 3 में। और वो शपथ लिया, सॉरी वो उम्मीदवार अब शपथ ले लिए तो क्या बन गया? उम्मीदवार बन गया। उम्मीदवार बनने के बाद तो चुनाव लड़ेगा। चुनाव में अगर वो हार गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो जीत गया तो इसका मतलब क्या बनेगा? वो एमएलए बनेगा, या तो वो एमपी बनेगा, विधायक बनेगा, या सांसद बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो सांसद बन जाता है तो सांसद के सदस्य बनने के समय एक बार और उसको शपथ लेना पड़ता है। इसका मतलब सदस्य बनने के लिए भी उसको एक बार शपथ लेना पड़ता है। यदि वो सांसद बन गया तो सदन में बैठेगा, सदन में बैठने के पहले दिन उसको क्या लेना पड़ेगा? शपथ लेना पड़ेगा कि मैं अभी सभा का क्या बनूंगा? सदस्य बनूंगा। वैसे ही विधायक के लिए भी होगा। ठीक है, तो दो प्रकार का यहाँ पर क्या है? उम्मीदवार। ठीक, सॉरी, दो प्रकार के शपथ है। ये है सांसद जो चुनाव में बनेंगे, और ये क्या है? सांसद, और ये क्या है? विधायक। इसके अलावा बात की गई है जज और सीएजी का। जज फिर से लोकसभा के भी, सॉरी हाई कोर्ट के जज, और क्या? सुप्रीम कोर्ट के जज। इन दोनों के शपथ के बारे में किसमें की गई है बात? अनुसूची नंबर 3 में। और जो सीएजी, जो बहुत बड़ा अधिकारी जिसको मैं बता रहा हूं मैं, है ना, वो जज, सॉरी वो सीएजी का शपथ की बात भी किसमें किया गया है? तो अनुसूची नंबर 3। ठीक, अपवाद को याद रखिएगा, ये यहीं पर लिखा है अपवाद, इसको ना इंपॉर्टेंट है, ये इसको हाईलाइट करके रखिएगा। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 में 3 लोगों का, ठीक है, शपथ की बात नहीं की गई है। पहला व्यक्ति है, पहला पद है वो है राष्ट्रपति का, दूसरा है वो उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल। इसी को फंसाएगा। शपथ की बात पूर्व सब में किया गया, सब कुछ जब शपथ की बात की गई है अनुसूची नंबर 3 में, किसकी बात नहीं की गई है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है, क्लियर है? इसलिए इसको याद रखिएगा, किसकी बात नहीं की गई है? तो 3 लोग हैं। अब बात यह है कि कहां बात की गई है, तो ध्यान रखना 60, 69 और 159, इसको ऐसे ही याद रखना। 60, 69, 159। 60 में राष्ट्रपति, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति की बात की गई, अनुच्छेद नंबर 60 में। वैसे ही 395 अनुच्छेद है, उसमें से अनुच्छेद नंबर 69 में किसकी बात की गई है? तो उपराष्ट्रपति। और 159 में किसकी बात की गई है? तो राज्यपाल की। राज्यपाल अगर शपथ लेगा तो उसकी चर्चा किसमें की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 159। ठीक है, इतना याद रहेगा, बस खत्म आपका टॉपिक। अब अगला टॉपिक है वो है अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, मतलब ये बताया गया है कि कोई भी राज्य है, उसमें जो भी राज्य है उसके जो सदस्य हैं, मतलब ये समझो कि जितने भी राज्यसभा, हमारे भारत में जो राज्यसभा है ना, उसमें कौन कौन से राज्य से कहां कहां, मतलब कौन कौन से राज्य से कितने कितने सदस्य जाएंगे, इसकी पूरी चर्चा अनुसूची नंबर 4 में की गई है। लेकिन कोई भी राज्य है उसमें जो सदस्य कितने जाएंगे, ठीक है, उसका आधार कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि क्षेत्रफल के आधार पे जाएंगे, जिसका जितना बड़ा राज्य उसमें उसके उतने सारे सदस्य राज्यसभा जाएंगे। या दूसरा क्या? जनसंख्या, जिसके जितना ज्यादा आबादी उसके उतने ज्यादा प्रतिनिधि। हमने जनसंख्या को आधार बनाया था। पूछेगा क्वेश्चन, राज्यसभा में जाने का आधार क्या है? तो याद रखिएगा जनसंख्या है। ठीक है, और इस आधार पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की है। इसका मतलब यूपी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा कहां? राज्यसभा में। यदि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है तो अकेले यूपी की सदस्यता कितनी है? 31 है, और यही सबसे सर्वाधिक है, इसी को पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछना चाहेगा वो? फॉरेस्ट में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि कितने हैं जनसंख्या के आधार पे? याद रखना राज्यसभा में कितने हैं? तो 5 है। इसी के ऊपर याद रखना राज्यसभा सीटों का आवंटन का मतलब क्या है? आवंटन करने का आधार क्या रहेगा? जनसंख्या। सबसे कुल कितने हैं? 245। सबसे ज्यादा किसके हैं? यूपी के। छत्तीसगढ़ कितने हैं? 5। खत्म बात, चैप्टर खत्म अनुसूची नंबर 4 का। अच्छा हाँ, यहां पर ना 82 लिखा है। 82 का मतलब क्या है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है और 82 में बताया गया है राज्यसभा में सीटों की चर्चा।
ठीक है, तो राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई है 82 में, राज्यसभा की चर्चा की गई है 80 में, ठीक है। और सीट कितने होंगे बोला है 245। 245 का आधार क्या बनेगा, जनसंख्या। यह बात किसमें की गई है, अनुसूची नंबर 4 में। क्लियर है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 5 में सिंपल सी बात है, क्या बताया गया है, जनजातीय प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होगी, इसमें बात किया गया। अनुसूची नंबर 5 और अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 5 में बताया गया है संपूर्ण भारत के क्षेत्र पे शासन कैसे होगा, किसको छोड़ के, 4 को, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर, ठीक। 6 में बताया गया है AMTM पे शासन कैसे होगा। AMTM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बार बार बोलिएगा याद हो जाएगा। शासन करेगा कैसे, इसमें यह बताया गया है कि अनुसूची नंबर 5 के तहत ना पूरे भारत में जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, इसको ऐसे समझो कि पूरे भारत है, पूरा भारत है, ठीक है, मान लेते हैं पूरा भारत है ये। तो इस पूरे भारत में जहां जहां एसटी क्षेत्र होंगे, जहां जहां एसटी क्षेत्र होंगे, ठीक है, यहां पर ना सर्वाधिक शक्ति दिया जाएगा राज्यपाल को। जैसे मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर में कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां एसटी क्षेत्र होंगे, तो वो एसटी क्षेत्र पे प्रशासन कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर में ये कर्तव्य है, राज्यपाल के पास वो शक्ति होता है कि वो केंद्र सरकार के कानून को, केंद्र सरकार के कानून, केंद्र सरकार मतलब जो भारत सरकार है, और राज्य सरकार के कानून को इस क्षेत्र में लागू करना चाहता है कि नहीं चाहता। जैसे देखो, केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाता है ना, ऑटोमेटिक वो संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आप एसटी क्षेत्र में रहते हैं तो वहां लागू होगा कि नहीं होगा, इसकी जवाबदारी किसके हाथ में होता है, राज्यपाल के पास। यही बताया गया अनुसूची नंबर 5 में। समझ में आया। जरूरी नहीं है कि हर बार काटे, वो ज्यादातर लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून होते हैं जो एसटी क्षेत्र के लिए उचित नहीं होता, तो उसको रोकने काम कौन कर सकता है, तो राज्यपाल, ठीक। यही बताया गया है कि अनुसूची नंबर 5 के तहत में स्वायत्त शक्ति किसको दिया गया है, तो राज्यपाल के पास। क्वेश्चन को पूछता है राज्यपाल के पास में स्वायत्त की शक्ति या एसटी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन करने के अधिकार कौन सा अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 5 में, ठीक है। अनुसूची नंबर 6 के लिए क्या होता है, अनुसूची नंबर 6 के लिए बनाया जाता है एक जिला परिषद बनाया जाता है, ठीक है। मतलब AMTM के जो एसटी क्षेत्र है ना, वहां पर एक संस्था बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ADC, स्वायत्त जिला परिषद, ठीक है। इसका काम होता है कि ये क्या करेगा, इन क्षेत्रों के जितने भी जनजाति होते हैं ना, जितने भी जनजाति होंगे, इनके लिए खुद का ये क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, खुद का एक कोर्ट बना सकते हैं, खुद शासन करेंगे यहां पर। अब कानून कौन कौन सा बना सकते हैं, जैसे कि इन जनजातियों के संबंध में शादी वाला, कि विवाह कैसे होगा हमारा, इस पे कानून बना सकते हैं। क्या काम सही है, क्या काम गलत है, जल पर मतलब जंगल पर कानून, समझ में है, जंगल संबंधित कि इस क्षेत्र पे क्या क्या नियम चलेगा, ये लागू कौन करेगा, ADC करेगा, ठीक है। कहां के राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कौन से क्षेत्र, केवल एसटी क्षेत्र। संपूर्ण राज्य में क्या नहीं, वो क्षेत्र जहां जहां एसटी रहते हैं वहां पर जंगल संबंधित कानून कौन बनाएगा, तो ADC बनाएगा, ये बताया गया है, ठीक। इसके अलावा जमीन, यदि एसटी क्षेत्र है तो वहां पर कोई ना कोई जमीन तो होगा ना, उस पर कानून नियम कौन बनाएगा, तो ADC बनाएगा, ठीक। इसको याद रखिएगा। और अनुसूची नंबर 5 के तहत में कौन बनाएगा कानून, राज्यपाल करेगा, सेम टॉपिक पे। इतना समझ में आया। तो ये था आपका अनुसूची नंबर 5 और 6। अब राज्यपाल को आइडिया देने का काम कोई ना कोई तो करेगा ना, इसीलिए बनाया गया है सलाहकारी परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद। पूछेगा जनजातीय सलाहकार परिषद की गठन किस अनुसूची के तहत करते हैं, 5वां, और ADC का किसमें, 6वीं। और वो ADC कहां काम करेगा, 4 राज्य में, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। ये था आपका अनुसूची नंबर 6। अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में ये बताया गया है सूची विभाजन, ठीक है। सूची विभाजन, सूची विभाजन के तहत में हमने देखा था कि जो सूची विभाजन है,
सूची विभाजन है, इसको हमने 3 हिस्से में बांटा था। अब ये सूची विभाजन है क्या? ठीक है, देखो कुछ ऐसे विषय, मतलब वो सारे विषय जिस पे कानून बनाया जाता है, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में कि भारत की रक्षा कैसे की जाएगी, इसके संबंध में कोई ना कोई कानून तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसको कानून बनाएगा कौन? ठीक है, वैसे ही रेलवे जो चलता है तो रेलवे के संबंध में कानून कोई ना कोई तो बनाएगा ना, तो उसको लिस्टिंग कर दिया गया है कि कौन से विषय पे कानून कौन बनाएगा, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो सरकारों के बीच में। अब इसको ऐसा समझो कि रेलगाड़ी हर एक राज्य में चलता है, तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना सकता है ना। तो सोचो कोई एक ट्रेन है जो मध्य प्रदेश से निकला है, छत्तीसगढ़ घुस रहा है, अलग कानून के तहत घुसेगा, बोलेगा कि हमारे यहाँ ट्रेन फ्री चलाएंगे हम लोग। तो मध्य प्रदेश वाला आदमी जैसे ही टिकट कटवाएगा, उसको ये लगेगा कि बाकी लोग टिकट नहीं कटवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले, कुछ भी कानून बन सकता है ना। या ये बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में घुसने के लिए आपको 100 रुपये लगेगा, तो गलत है ना, टैक्स अलग से लगा रहा है वो। तो विवाद को निपटाने के लिए हमने क्या कर दिया, कुछ विषय को केंद्र सरकार को दे दिया गया कि भैया ये कुछ विषय हैं जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा। कुछ विषय को राज्य सरकार को दे दिया गया, ये बोला गया कि सारे आप इन विषय पे केवल राज्य सरकार बनाएगा, केंद्र सरकार कानून नहीं बनाएगा, और हर राज्य अपने अपने लिए बना सकते हैं। और कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। ठीक, और इसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है, सूचियों को, अब सूची को लिख दिया गया है। ठीक, और इसी के तहत बताया गया है, इसको बोलेंगे केंद्रीय सूची, इसको बोला जाएगा राज्य सूची, और इसको बोला जाएगा समवर्ती सूची, कॉन्करेंट समवर्ती सूची। ये कुछ ऐसे कानून हैं, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाएंगे। क्वेश्चन इतना सिर्फ पूछेगा, इसकी संख्या कितनी है, केंद्रीय सूची की संख्या कितनी है, जो अनुसूची नंबर 7 में तहत लिखा है। तो याद रखिएगा इसकी संख्या है 97। मूल संविधान में कितनी थी? 97 थी। वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ के 100 हो गई है, वर्तमान में 100। क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि मूल संविधान में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने थे। तो मूल संविधान में 97 थे, अब कितने हो गए हैं? 100। वैसे ही राज्य सूची में भी होंगे। तो याद रखिएगा राज्य सूची के विषय जो पहले कितनी थे, 62 थे, 61 थे। एक बार देखना पड़ेगा, क्रॉस चेक कर लेंगे, 66 थी शायद। ठीक है, जिसकी संख्या बढ़ के या कम होके इसकी संख्या 61 हो गई है। ठीक है, 61 हो गई है। और समवर्ती सूची के विषय जो पहले 47 हुआ करते थे, इसकी संख्या बढ़ के 52 हो गई है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे तो ठीक है, मैं कल के क्लास में इसको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो इसको याद रखना कि ये मूल संविधान थे, मूल संविधान के विषय हैं, और ये क्या है, वर्तमान में, ध्यान रहेगा। अब मान लेते हैं कभी क्वेश्चन आ गया, दिया रहेगा कि डाक विभाग किससे संबंधित है, केंद्र सूची संबंधित, राज्य संबंधित या समवर्ती। तो सिर्फ इतना सोचिएगा कि वो ज्यादा हिस्सेदारी किसके दिख रहा है। जैसे कभी भी डाक शब्द है, कभी भी आप नहीं देखोगे छत्तीसगढ़ डाक सेवा, हमेशा क्या होता है उसमें, भारतीय डाक सेवा। ठीक, क्या छत्तीसगढ़ में उसका ऑफिस नहीं है, हमारे लोकल एरिया पे है, लेकिन उसका नाम क्या होता है, भारतीय डाक सेवा। मतलब वो हो ना हो, किसके अंतर्गत आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसको आपको चिन्हांकित करना पड़ेगा। जैसे परमाणु कोई विषय है मान लेते हैं, तो परमाणु के संबंध में कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। मान लो हर राज्य वाला बना रहा है, और गलती से 2 राज्यों के बीच में आपस में लड़ाई हो गया, परमाणु खुद बना के रखा है, उड़ा देगा, उचित है क्या? नहीं। इसका मतलब उसका कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, केंद्र सरकार, ताकि दूसरे देश को डराने के लिए। समझ में आया? तो परमाणु भी किसके विषय होंगे, केंद्र सूची। वैसे ही रेलवे केंद्र सूची, रक्षा चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, ये कुछ महत्वपूर्ण जिसको क्वेश्चन डायरेक्ट उठाता है वो है रेलवे, डाक सेवा, रक्षा, ठीक है, परमाणु, ये सब इसके विषय है केंद्र सूची। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस विभाग, ठीक है, हाल ही बहुत चर्चा का विषय है। जितने भी जंतर मंतर और ये जो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वहां पर पुलिस एक्शन ले रहा है, तो उसका जवाब किससे मांगा जा रहा है, सरकार से। क्यों? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है पुलिस प्रशासन, ठीक है, इसलिए संबंधित राज्य के राज्य सरकार से पूछा जाता है। दिल्ली में केंद्र सरकार से क्यों पूछा जा रहा है,
क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और वो यूनियन टेरिटरी पे पुलिस का कंट्रोल किसके हाथ में है? तो केंद्र सरकार का। इसीलिए वो जो हाथापाई किए, सॉरी हाथापाई बोलता हूं, जो वहां पर लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज के संबंध में जवाब किससे मांगा जा रहा है? अमित शाह जी से। लेकिन झारखंड में किससे मांगा जा रहा है? झारखंड सरकार से। ठीक है, समझ में आया? दूसरा है भूमि। ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के विषय है। मतलब जितना भी रजिस्ट्री वाला कार्यक्रम होगा भूमि संबंधित, वो सब किसमें होगा? अनुसूची नंबर 7 के राज्य सूची के विषय में। वैसे ही पुलिस है, भूमि है, एक नाम और इसको याद रखना है, जेल को। जेल भी किसका विषय है बोलेगा तो? राज्य सूची के विषय है। ठीक, जेल। ठीक है, याद रखना, जेल किसके अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची। अब अगला बात है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के तहत में शिक्षा, कैसे समझें इसको? एक होता है सीबीएसई कोर्स, एक होता है सीजीबीएसई कोर्स, मतलब दोनों है। इसको और बेहतर समझो, राज्य वाला यूनिवर्सिटी बिलासपुर यूनिवर्सिटी, और एक होता है केंद्र गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, है ना? दो प्रकार का, मतलब दोनों लोग अपने अपने तरीके से शिक्षा चला सकते हैं। एक है वन, अगर जो किसी राज्य के अंतर्गत वन आता है उस पर कंट्रोल राज्य सरकार भी कर सकता है, केंद्र सरकार भी कर सकता है। अगर राज्य सरकार करता है तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य बोला जाता है, और केंद्र सूची के अंतर्गत किसको बोला जाता है? नेशनल पार्क बोला जाता है। इसको ध्यान रखना। ठीक, ऐसे ही शिक्षा, वन, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव, है ना? चिकित्सा, स्वास्थ्य या चिकित्सा, ये सब किसके विषय है? तो समवर्ती सूची पे। ठीक है, जिसपे कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाता है। लेकिन बात यह है कि एक ही विषय पे, एक ही टॉपिक पे दो अलग अलग लोग, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाए। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाए एक ही विषय पर, तो लागू किसका होगा? केंद्र सरकार भी इसी विषय पर कानून बना दिया और राज्य सरकार भी बना दिया एक ही विषय पर। जैसे जंगल पे, वो खास जंगल पे दोनों लोग एक ही साथ कानून बना दिए। ठीक, तो लागू किसका होगा? तो याद रखना, केंद्र सरकार का लागू होगा। जब भी कभी एक ही विषय पर दोनों लोग कानून बनाए तो लागू किसका होगा? केंद्र सरकार का। ठीक, तो ये था आपका समवर्ती सूची। 8वां है भाषा। इसको सिर्फ इतना याद रखना कि मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? ठीक है, कि भारत में कितने सारे भाषा हैं? इसकी संख्या मूल संविधान में थी 14। कितने थी? 14। वर्तमान में कितनी है अगर पूछेगा तो? 22 है। इसका मतलब नए कितने जुड़े हैं? 8। ठीक है, नए कितने जुड़े हैं? 8। ठीक है, एक चीज बताता हूं मैं आपको, मतलब एक चीज आप होमवर्क लीजिए कि ये जो 8 है भाषा, इसका नाम क्या है और ये कब कब जुड़ा, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, इसको क्या करना? होमवर्क करना, कुछ गृह कार्य भी ले लो। ठीक है, तो याद रखना 8 जो है उसके नाम क्या है और कब कब जुड़ा गया, कल पूछूंगा इसको मैं। और ये वाला भाग 8 को ना मैं अभी छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, उसी समय बताते बताते इसको क्लियर करूंगा। अगला है अनुसूची नंबर 2। इसमें क्या बताया गया था? भूमि सुधार अधिनियम। अब ये है क्या? अनुसूची नंबर 9 के तहत में ना, जो ये भारत संविधान का, मतलब भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन था। कब लागू किया गया इसको, कब जोड़ा गया इसको? 1951 में। क्लियर है बात? भूमि सुधार। इसके तहत इसका जो मूल उद्देश्य था ना, जो इसका मूल उद्देश्य था वो था जमींदारी को खत्म करना, जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर देना। आजादी के बाद ना जमींदार लोगों के पास में इफरात जमीन थी और उस पे काम करने वाले लोगों के पास में जो किसान थे ना, वो सिर्फ केवल उनके यहाँ काम करने वाले थे। असमान वितरण था, मतलब जमींदारों के पास में बहुत बड़े बड़े जमीन थे और किसानों के पास में नगण्य या नहीं के बराबर जमीन थे। ठीक, तो ये क्या था? बहुत ज्यादा असमानता था। इसी असमानता को दूर करने के लिए उन दिनों के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कानून लाया और ये बोला कि जो जो किसान जहां जहां काम करते हैं आज से वो सारे जमीन उनके हो जाएंगे। और इसको क्या कर दिए? वो कोई भी केस नहीं लड़ा जाएगा,
मतलब जमींदार के हक को छीना गया कुल मिला के उस समय, या जमींदारों से जमीन को लिया गया और किसको दे दिया गया, किसानों को। तो वो क्या कर सकते हैं, अदालत में केस कर सकते हैं। इसलिए अनुसूची 9 में यह बोल दिया गया कि यह क्या किया जाएगा, अदालती जांच से मुक्त रखा जाएगा। समझ में आया? अनुसूची नंबर 9 के तहत हम जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसे क्या नहीं किया जा सकता कि न्यायालय में उस पर केस नहीं किया जा सकता। ये बात को बोल दिया गया। तो इसके तहत में हमने क्या कर दिया, भूमि सुधार कर दिया। भूमि सुधार मतलब जमींदारों से भूमि को लिया गया और किसको दे दिया गया, किसानों को। और यह बोल दिया गया कि जमींदार उस पर केस नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 9 में कोई भी विषय को शामिल किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसको न्यायिक हिरासत से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, और इसमें पहली बार किसको रखा गया, तो भूमि सुधार को रखा गया। अब यहां पर एक दिक्कत आ रहा था। दिक्कत ऐसे आ रहा था कि अब इसके तहत में कुछ भी करो, कुछ भी करो, आज भी शामिल कर दो कुछ भी ऐसे विषय को, तो न्यायिक हिरासत में या न्यायिक आप जुडिशरी रिव्यू आप नहीं करवा सकते। तो इससे बचने के लिए एक केस लगाया गया। इस केस को बोलते हैं केशवानंद भारती। इसको थोड़ा सा नाम को याद रखना, केशवानंद भारती। और केशवानंद भारती का जो केस लगा था ना सुप्रीम कोर्ट में, वो तारीख था 24 अप्रैल 1973। ठीक है, जिसकी सुनवाई 2007 में किया गया इससे संबंधित। और यह बोला गया केशवानंद भारती के बाद में जितने भी केस या जितने भी नियम किसमें रखा जाएगा, रखा गया है अनुसूची नंबर 9 में रखा जाएगा, उसका न्यायिक जांच की जाएगी कि भैया ऐसा कोई कानून थोड़ी ना है जिससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, संशोधन करना पड़ेगा। समझ में आया? अनुसूची नंबर 9 के तहत आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते थे, लेकिन 2007 में जो फैसला लिया गया और ये बोला गया कि क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी नियम बनाए होंगे उस पर आप क्या कर सकते हो, न्यायिक जांच करवा सकते हो। ठीक, लेकिन न्यायिक समीक्षा तभी होगी जब क्या किया जाएगा उसमें, हाँ, मौलिक अधिकार का यदि वो उल्लंघन करेगा तभी होगा। ठीक, तो ये था अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 10 बहुत मजेदार है, दल बदल कानून। अब दल बदल कानून क्या है, होता क्या है, यदि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ठीक, चुनाव लड़ेगा तो किसी न किसी दल के अंतर्गत लड़ेगा चुनाव। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा तो अलग बात, लेकिन यदि वो किसी पार्टी के किसी दल के अंतर्गत चुनाव लड़ेगा, ठीक है, तो चुनाव लड़ने के बाद तो चुनाव को जीत जाता है। मान लेते हैं चुनाव को क्या कर दिया, जीत गया ये। ठीक, अब ये किसका सदस्य बन गया, तो लोकसभा या राज्यसभा या विधायक के रूप में स्थापित हो चुका है, बन गया है। ठीक है, होता कहानी ये है कि कोई सांसद को लालच के रूप में या कभी कभी कोई दबाव में ये क्या कर लेता है, अपना पार्टी बदल लेता है, बदल लेगा। तो अब ये बताओ, मान लेते हैं किसी एक पार्टी, कोई एक पार्टी का सदस्य है, कोई व्यक्ति, पार्टी का नाम है ए और इसके सदस्य हैं 72। ठीक है, विधायक बनने के लिए आपको 70 लोगों की जरूरत है। मतलब विधायक मतलब मान लेते हैं 140 का कोई सदन है, जिसमें कोई पार्टी का मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब उसको कितना मिलेगा, 71 सीट मिलेगा। ए पार्टी के पास में 72 सीट है, बी पार्टी के पास में 140 में 72 घटाएंगे तो 68। ठीक है, तो ये अपना पार्टी, ये वाला दल कभी भी मुख्यमंत्री बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। तो पहले क्या होता था, यही 68 लोग कोशिश करते थे कि इसके 2-3 लोग मेरे पास में आ जाए, तो उनको क्या कर दिया जाता है, पैसा का लालच या किसी दबाव को दिया जाता था। ठीक है, अब जैसे ही दबाव है तो कोई बात नहीं, कई लोग होते हैं अपने मर्जी से भी आ जाते हैं, तो अपने मर्जी से 2-3 विधायक इधर आ गए तो इसके पास में कितने हो जाएंगे, 68, और इसके पास में 3 आते ही ये कितने हो जाएंगे, 71। अब ये बताओ मुख्यमंत्री किसके बनेंगे, बी के। ये अक्सर होता था। इसी कानून मतलब इसी नौटंकी को बंद करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसको क्या बोलते हैं, दल बदल। दल बदल के तहत बोल दिया गया यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपना दल को बदलता है तो उसका सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अपना पार्टी बदलता है या व्हीप का उल्लंघन करता है, व्हीप मतलब जो उस पार्टी का अध्यक्ष बोले रहता है,
पार्टी का अध्यक्ष बोलेगा कि ये करना है भैया, इसको मुख्यमंत्री बनाना है, कर दिया तब तो ठीक है, और बात को नहीं सुना, उसको बोलते हैं पार्टी के अध्यक्ष का उल्लंघन करना। संविधान के शब्द में उसी को व्हिप का उल्लंघन करना बोलते हैं। व्हिप का उल्लंघन मतलब पार्टी के अध्यक्ष के बात को ना सुनना, ठीक है। यदि कोई अपना दल को बदलता है या क्या करता है, व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उसका सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, यदि कोई इंडिविजुअल ऐसा काम कर रहा है। लेकिन उस दल के 2/3 लोग ऐसा कर दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं, मतलब 60 टोटल सदस्य हैं, 60 के 40 लोग पूरा पार्टी को छोड़ दिए। कितने? 40 लोग, या वो अध्यक्ष का बात को सुनवे नहीं कर रहे हैं। तो अगर इसकी संख्या 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है, एक मिनट ना मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा सा, ठीक। 2/3 लोग एक साथ दल बदल दे रहे हैं या पार्टी की बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, तो इसका तब इनकी सदस्यता बनी रहेगी। कितने होने चाहिए? वो 2/3 होना चाहिए। इंडिविजुअल कोई करे सदस्यता रद्द, लेकिन पार्टी के 2/3 लोग अगर ऐसा कर दिए तो इसको वैलिड माना जाएगा कि भैया पार्टी में कोई गलती थी, दल जो बदले हैं वो लोग सही किए हैं, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको विलय माना जाता है। अभी इसी को देखा गया है कि इसमें आम आदमी पार्टी में, ठीक है, आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य हैं वो एकमुश्त किसमें गए? एनडीए के या बीजेपी के अंदर में अलायंस कर दिए, ठीक है, सबके सब एक साथ किए, तो उससे आम आदमी पार्टी दल बदल नियम नहीं लगा सकता था। लेकिन अगर कोई एक आदमी किया रहता तो वहां दल बदल कानून लग जाता और उनकी सदस्यता क्या हो जाती? रद्द हो जाती। ये बात किसमें की गई है? तो अनुसूची नंबर 10 में की गई, ठीक। 11 और 12 कोई विशेष नहीं है, सिंपल समझना, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कब शामिल किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के तहत। और जैसे केंद्र सरकार के पास में 100 विषय हैं, राज्य सरकार के पास में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची के पास 52 विषय हैं, वैसे ही पंचायती राज के पास में कितने विषय हैं? तो 29 विषय है। ये कृषि, पानी, सड़क, इस पे वो कानून खुद बना सकता है किसी से बिना पूछे, ठीक है। जी फॉर जीनियस, इसको याद रखना, 273 जी। खैर इसको जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन इसको इतना याद रखना, 11वीं अनुसूची के तहत कितने विषय पर शक्ति? 29। और वैसे ही नगरीय निकाय के पास में कितना? 18 विषय पे, ठीक है। तो हमने 5 विषय देखा है आज। एक है केंद्र का विषय, एक होता है राज्य का विषय, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है पंचायती राज, एक होता है नगरीय निकाय, ठीक है, नगरीय निकाय, ठीक। इसकी है 100, इसका है 61, इसका है 52, इसके पास है 29 विषय और इसके पास में कितना है? 18। इसको कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो कृपया उसे रेडी रखें, ठीक है। तो ये था आपका पूरा अनुसूची का स्ट्रक्चर। इसको छोड़ दो, ये हमने देखा था, ये लिस्टिंग था, तो इतना था आपका क्लास, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे पूरे भागों पे, महत्वपूर्ण भाग, आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक है ना, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, उसी पे हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।